अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड बायोप्सी के बारे में। तो लिक्विड बायोप्सी का जो रहता है बेसिकली, इसका मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर डिराइव्ड बायोमार्कर्स। तो जो ट्यूमर से डिराइव होते हैं बायोमार्कर्स, उनको हम लोग बॉडी फ्लूइड्स में जब डिटेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। और जो बॉडी फ्लूइड्स की बात करें हम लोग, वो उसमें जो रहता है मेन ब्लड होता है। कई बार यूरिन भी कर सकते हैं, सीमेन भी कर सकते हैं, और असाइटिक या प्लूरल फ्लूइड कर सकते हैं। तो इसमें जो रहता है, हम लोग बेसिकली ब्लड या यूरिन में ट्यूमर डिराइव्ड बायोमार्कर्स डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जीयू कैंसर में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है, तो जीयू कैंसर की बात करें जैसे कि प्रोस्टेट, ब्लैडर या किडनी, तो ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली शेड करते हैं डीएनए, आरएनए सेल्स और वेसाइकल्स। तो ये सब डायरेक्टली शेड करते हैं ब्लड या यूरिन में। तो हम लोग लिक्विड बायोप्सी का यूज करके नॉन इन्वेजिव तरीके से सर्वेलेंस या डायग्नोस्टिक टूल डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड बायोप्सी। तो इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स की बात करें तो इसमें जो रहता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो इंटैक्ट ट्यूमर सेल्स होते हैं वो शेड करते हैं सर्कुलेशन में। और ये बेसिकली तब शेड होगा जब ट्यूमर का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, ट्यूमर बर्डन ज़्यादा होगा और उसमें मेटास्टैटिक पोटेंशियल भी होता है। तो इसके लिए एफडीए ने जो अप्रूव किया है, प्रोस्टेट कैंसर में यूज होता है और उसका नाम है सेल सर्च सिस्टम। तो हमें याद रखना है सेल सर्च सिस्टम। सेल सर्च सिस्टम जो रहता है एफडीए अप्रूव्ड है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। और इसमें जो रहता है, अगर हम बात करें तो बेसिकली तीन चीज़ें देखते हैं, जो पैरामीटर्स हम देखते हैं। एक होता है काउंट, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी और तीसरा होता है एंड्रोजन रिसेप्टर V7 का एक्सप्रेशन। तो जो तीन चीज़ें हमने बात की, पहला है काउंट देखते हैं, दूसरा है मॉर्फोलॉजी और तीसरा है एक्सप्रेशन ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर V7। फिर अगर बात करें जो दूसरा है वो है सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए। सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए की बात करें तो ये जो रहता है बेसिकली फ्रेगमेंटेड डीएनए होता है। यूजुअली उन ट्यूमर से निकलता है जो ट्यूमर एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस हो रहा है जिनका। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का यूज करते हैं या डिजिटल पीसीआर का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए, तो ये जो रहता है हमें रियल टाइम में जो रहता है पता चलता है ट्यूमर की जीनोमिक का। फिर अगर हम बात करें कि जैसे हमें पार्प थेरेपी देता है, पार्प इनहिबिटर थेरेपी अगर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए दो चीज़ें ए और बी जो रहता है इंपॉर्टेंट रहता है। वो ए रहता है एटीएम म्यूटेशन और बी रहता है BRCA1/2 म्यूटेशन। तो ये जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो पार्प इनहिबिटर थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर कई बार जो रहता है MSI हाई देखना रहता है या TMB हाई, तो ये भी जो रहता है डिसीजन हमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए का इसी से मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसमें जो रहता है, हमने क्या देखा, फ्रेगमेंटेड डीएनए रहता है और बेसिकली जो डिटेक्ट होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से, और इसको नेक्स्ट जीनोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। और बेसिकली ये रियल टाइम टेस्ट होता है और यूज करते हैं हम लोग BRCA1 BRCA2 एटीएम म्यूटेशन के लिए, जिससे कि पार्प इनहिबिटर थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। MSI हाई जो रहता है अगला इंडिकेशन है इसका। फिर अगर हम बात करें सेल फ्री आरएनए या माइक्रो आरएनए का, तो सेल फ्री आरएनए या माइक्रो आरएनए जो रहता है ये रिफ्लेक्ट करता है एक्टिव ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन। तो जो सेल एक्टिवली ट्यूमर जीन एक्सप्रेस कर रहे होंगे वही आरएनए बना रहे होंगे। तो इसमें जो रहता है mRNA फैमिली होती है पूरी, जिसमें हम लोग बेसिकली अगर बात करें तो MIR-21, MIR-375 और PCA3। तो ये जो रहता है बेसिकली हम लोग प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं। फिर अगला जो है एक्स्ट्रा सेलुलर वेसाइकल या एक्सोसोम जो रहता है वो देखते हैं। तो एक्सोसोम की बात करें, एक्सोसोम जो रहता है या एक्स्ट्रा सेलुलर वेसाइकल, वो भी सेल की तरह ही होता है। उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन सब होता है। और यूजुअली जो अगर बात करें तो ये प्रोस्टेट और यूरोथेलियन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। तो हम लोग एक्सोसोम में बेसिकली टेम्परस ERG फ्यूजन देख सकते हैं और PCA3 देख सकते हैं। फिर अगला जो है अगर हम बात करें तो वो है ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन। तो ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो रहता है बेसिकली कि जो PSA है, PSA प्रोस्टेट कैंसर में वो एक तरीके का लिक्विड बायोमार्कर ही है,
दूसरा अगर हम बात करें तो फिश जो रहता है, फिश टेस्ट जो यूरोविजन के नाम से आता है, वो यूरिन में जो रहता है डीएनए एनीप्लॉइडी को ही डिटेक्ट करता है। तो ये दोनों जो रहता है एक तरीके के ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो सबसे पहला ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन है पीएसए और दूसरा होता है फिश टेस्ट जो डीएनए एनीप्लॉइडी के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ यूरिनरी सेल्स। तो हमने क्या क्या देखा? हमने जो देखा लिक्विड में सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स। तो इसमें क्या है, ट्यूमर सेल्स सर्कुलेट कर रही है। फिर दूसरा जो है हमने देखा सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए। तो इसमें जो रहता है डीएनए सर्कुलेट हो रहा है। फिर उसके बाद जो तीसरा है हमने देखा, जो तीसरा है वो है आरएनए। तो आरएनए जो बेसिकली अगर बात करें तो आरएनए, इससे जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोटीन आरएनए एम आई आरएनए। तो ये जो रहता है डिटेक्ट करते हैं। इसमें मीर 21 मी 375 और पीसीए 3 ये प्रोस्टेट कैंसर में यूज कर रहे हैं। फिर जो चौथा रहता है वो हम लोग एक्सोसोम डिटेक्ट करें। तो ये सेल है, इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा जो कि इसी की तरीके से होगा। तो ये एक्सोसोम डिटेक्ट करें, इसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन भी होगा और इसके लिए भी हम लोग पीसीए 3 10+2 ईआरजी फ्यूजन कर रहे हैं। पीसीए 3 बेसिकली क्या है, एमआई आरएनए। फिर अगला जो है पांचवा जो चीज है वो ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन। ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन बेसिकली दो होते हैं, एक जो हम पीएसए टेस्ट करते हैं वो भी ट्यूमर डिराइव्ड प्रोटीन है और फिश टेस्ट जो करते हैं वो भी ट्यूमर डिराइव्ड है। इसमें बेसिकली हम लोग बात करें तो डीएनए एन्यूप्लाइडी को जो रहता है वो डिटेक्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हो गया कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अब बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला बॉडी फ्लूइड है ब्लड। ब्लड में हम लोग जो रहता है सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए और एमआई आरएनए। तो या तो सेल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, आरएनए डिटेक्ट कर सकते हैं और डीएनए डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोस्टेट, किडनी, ब्लैडर और के केस में मेटास्टेसिस जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। फिर अगर यूरिन की बात करें तो यूरिन जो रहता है मोस्ट यूजफुल होता है फॉर ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए। इसमें जो रहता है एक्सफोलिएटेड ट्यूमर सेल्स होते हैं, डीएनए होते हैं और एक्सोसोम होते हैं। फिर अगला जो रहता है सीमन। सीमन जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो सीमन पैरामीटर जो रहता है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज होता है। तो ये तीन चीजें यूज होता है, ब्लड, यूरिन और सीमन। अब एप्लीकेशन क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करें, कंपोनेंट देख लिया हमने। फिर अब एप्लीकेशन पे आ जाए तो पहला एप्लीकेशन है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में पहला एप्लीकेशन है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम लोग जो रहता है पहला टेस्ट है यूरिनरी पीसीए 3 स्कोर। यूरिनरी पीसीए 3 स्कोर यूज करते हैं। दूसरा यूरिन में टेम्परस 2 ईआरजी फ्यूजन डिटेक्ट करते हैं। और तीसरा जो रहता है यूरिन में एक्सोसोम बेस्ड टेस्ट होता है जिसको एक्सोडीएक्स टेस्ट बोलते हैं। तो एक्सोडीएक्स प्रोस्टेट एंटिली स्कोर जो है इसका पूरा नाम रहता है। तो हमने क्या देखा, एक यूरिन में पीसीए 3 स्कोर है, फिर यूरिन में टेम्परस 2 ईआरजी फ्यूजन डिटेक्ट कर सकते हैं और एक्सोडीएक्स टेस्ट होता है। तो ये भी एक तरीके का इंटेलिजेंट स्कोर है, इंटेली स्कोर के नाम से था एक्सोडीएक्स प्रोस्टेट इंटेली स्कोर। इसमें हम लोग एक्सोसोम आरएनए डिटेक्ट करते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम लोग प्रोग्नोस्टिकेशन कर सकते हैं। अगर सर्कुलेटिंग जो ट्यूमर सेल्स है उनका काउंट मोर देन 5 है तो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स अगर मोर देन 5 है तो वो पुअर प्रोग्नोसिस है। और अगर सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए के फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब ट्यूमर बर्डन हाई है। तो ये चीज़ जो रहता है हम देख सकते हैं, प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं। फिर अगला ट्रीटमेंट सिलेक्शन। ट्रीटमेंट सिलेक्शन के लिए भी हम लोग 3 जगह यूज करते हैं। पहला ARV7 डिटेक्शन। तो ARV7 से हम लोग जो रहता है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसमें हमें एंड्रोजन रिसेप्टर को टारगेट करना है। और फिर हम लोग जो रहता है इसके लिए एनजालुटामाइड या अबिराटिरॉल जो रहता है वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो रहता है कि अगर किसी में ARV7 डिटेक्ट हो रहा है तो हम लोग जो रहता है कीमोथेरेपी यूज करते हैं। फिर अगला जो है बात करें वो है BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन और ATM म्यूटेशन। तो ATM और BRCA2 म्यूटेशन जो रहते हैं ये एक तरीके के सर्कुलेटरी ट्यूमर डीएनए होते हैं और पार्प इनहिबिटर्स की एलिजिबिलिटी जो रहती है इन्हीं पे बेस्ड होती है और इसके लिए हम लोग ओलापारिब और रूकापारिब जो ड्रग्स होती हैं वो यूज करते हैं। फिर जो तीसरा है वो है MSI हाई और TMB, ये भी सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए है। और MSI हाई जो क्राइटेरिया होता है उसको यूज करते हैं फॉर, अगर हम बात करें
तो पेम्ब्रोलिजुमैब एलिजिबिलिटी, तो पेम्ब्रोलिजुमैब किसको पेम्ब्रो देना है MSI हाई ट्यूमर प्रोस्टेट कैंसर में, उसके लिए हमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए देखना होता है। फिर हमने हमने फिर जो अगला पहले देखा डायग्नोसिस यूज कर रहे हैं, फिर प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट सिलेक्शन। अब मॉनिटरिंग और सर्विलांस, तो मॉनिटरिंग और सर्विलांस की बात करें तो हम लोग जो है अगर डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो रेजिस्टेंस केस हैं वो इमर्ज कर रहे हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी में AR म्यूटेशन है, PI3 के पाथवे अल्टरेशन है, तो अगर जिसमें AR-V7 मिल रहा है तो हमें पता है कि उसमें जो है एंड्रोजन थेरेपी काम नहीं करेगी, तो हम कीमोथेरेपी देते हैं। और दूसरा अगर PI3 के पाथवे जो है उसमें काम नहीं कर रहा है तो वो भी उसके रिगार्डिंग भी हम ड्रग नहीं देते हैं। फिर अगला जो है, अब बात करते हैं ब्लैडर कैंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्लैडर कैंसर में लिक्विड बायोप्सी आइडियल क्यों होती है। तो इस अगर हम बात करें तो इसमें शेडिंग होता है, शेडिंग सबसे ज्यादा ब्लैडर कैंसर में होता है। तो इसमें जो रहता है ट्यूमर डायरेक्टली जो रहता है यूरिन के कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और शेडिंग होता है। तो जो है हम लोग कई जगह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डायग्नोसिस में, तो डायग्नोसिस में हम लोग DNA म्यूटेशंस जो रहता है डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं FGFR3 जो कि लो ग्रेड ट्यूमर बताता है। फिर जो दूसरा DNA है वो टर्ट प्रमोटर म्यूटेशन, और मोस्ट कॉमनली हम लोग टर्ट को ही डिटेक्ट करते हैं। और फिर जो अगला है वो P53 और PIK3CA जो रहता है इसको डिटेक्ट करते हैं। फिर कुछ टूल्स की बात करें जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें रहता है यूरोविजन टूल्स, जिसको फिश भी होता है। अब फिश टेस्ट, दूसरा जो है CX ब्लैडर, और तीसरा NMP22। तो अगर हम बात करें यूरोविजन फिश टेस्ट को, तो ये जो यूज करते हैं हम लोग अगर कोई एटिपिकल साइटोलॉजी है तो उसमें यूज करते हैं। ये बेसिकली एनी प्लाइड डिटेक्ट करता है। फिर जो CX ब्लैडर है वो mRNA जो रहता है सिग्नेचर उसको डिटेक्ट करता है, NMP22 न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन बताता है। अब बात करते हैं रिकरेंस की। हमने देखा कि हमने यूज किया डायग्नोसिस के लिए, और डायग्नोसिस के बाद अब बात करते हैं रिकरेंस। रिकरेंस देखने के लिए भी हम लोग जो रहता है इसको यूज करते हैं, और इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो वो है यूरिन बेस्ड एसे। तो रिकरेंस देखना है तो यूरिन बेस्ड एसे यूज कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि हमें सिस्टोस्कोपी करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, यूरिन में सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA होता है, और वो जो रहता है प्रेडिक्ट करता है रिकरेंस अर्लियर देन इमेजिंग एंड सिस्टोस्कोपी। फिर रिकरेंस जानने के बाद जो रहता है रिस्पॉन्स देख सकते हैं, प्रेडिक्टिंग रिस्पॉन्स टू थेरेपी। तो अगर हम बात करें कि अगर सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA जो है कम हो रहा है आफ्टर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, तो इसका मतलब जो है बेटर जो है रिस्पॉन्स है, बेटर क्लियरेंस है, बेटर रिस्पॉन्स है। फिर दूसरा, अगर कोई FGFR3 म्यूटेशन डिटेक्ट हो रहा है तो हम लोग FGFR इनहिबिटर्स दे सकते हैं। स्पेशली जो बनाया है हमने वो है अर्डाफिटिनिब, तो ये यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में। तो रीनल कार्सिनोमा में सबसे जो रहता है प्रॉब्लम क्या आती है कि जो RCC रहता है वो लेस DNA और RNA ब्लड में सिक्रेट करता है। तो ये जो रहता है इसकी सेंसिटिविटी प्रोस्टेट और ब्लैडर कैंसर से बहुत कम होती है। तो अगर हम बात करें डायग्नोसिस में तो इसका लिमिटेड यूज होता है। और सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA प्रोफाइलिंग बेसिकली हम लोग जो रहता है एक जेनेटिक म्यूटेशन VHL को डिटेक्ट करने के लिए, या एपिजेनेटिक PBRM1 सेट D2 या BAP1 म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो VHL म्यूटेशन, PBRM1 सेट D2 और BAP1 म्यूटेशन होता है। तो इससे जो रहता है ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट करते हैं। और जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA होता है अगर हम बात करें तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA की हेल्प से हम लोग टारगेटेड थेरेपी जो रहता है वो कर सकते हैं कि किसमें हमें TKI चलाना है, किसमें इम्यूनोथेरेपी देना है। फिर नेफ्रेक्टमी करने के बाद हम लोग रिकरेंस भी मॉनिटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो होता है हम लिक्विड बायोप्सी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले होता है डिजिटल ड्रॉपलेट PCR। तो डिजिटल ड्रॉपलेट PCR जो रहता है अगर हम बात करें तो ये अल्ट्रा सेंसिटिव होता है म्यूटेशन डिटेक्ट करने में, और इसको हम लोग स्पेशली ब्लैडर कैंसर के केस में और प्रोस्टेट में यूज करते हैं। तो इसमें जो रहता है टर्ट म्यूटेशन जो रहता है यही PCR में पता चलता है। और FGFR3 की बात करें तो ये दोनों ब्लैडर से एसोसिएटेड है। और अगर हम बात करें एंड्रोजन रिसेप्टर में AR-V7 तो ये भी जो रहता है डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो अगला है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो रहता है ब्रॉडर रहता है। अगर हम बात करें
और ये जो रहता है एक तरीके से क्लोनल इवोल्यूशन को डिटेक्ट करता है, ये पूरा ब्रॉड म्यूटेशन बताता है। फिर जो अगला है वो है सेल सर्च सिस्टम। सेल सर्च सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को देखने के लिए ये FDA अप्रूव्ड है फॉर सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स इन्यूमरेशन इन प्रोस्टेट कैंसर। फिर जो अगला है वो है एक्सोसोम आइसोलेशन प्लेटफॉर्म्स। तो एक्सोसोम आइसोलेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बेसिकली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या माइक्रोफ्लूइडिक्स यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि कौन सी 4 टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें जो है सबसे पहली टेक्नोलॉजी डिजिटल ड्रॉप्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल ड्रॉपलेट PCR। दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तीसरा है सेल सर्च सिस्टम। चौथा है एक्सोसोम एक्सोसोम आइसोलेशन प्लेटफॉर्म। तो एक्सोसोम को कैसे आइसोलेट करते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या माइक्रोफ्लूइडिक्स से। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड बायोप्सी। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या है लिक्विड बायोप्सी के। तो लिक्विड बायोप्सी जो रहता है एक तरीके का मिनिमल इन्वेजिव तरीका होता है कैंसर को जानने के लिए। इसमें जो रहता है रियल टाइम जो रहता है हम लोग ट्यूमर को चेक कर सकते हैं। फिर इसमें जो रहता है हमें हेट्रोजेनेसिटी ट्यूमर के बारे में ज़्यादा अच्छा पता चलती है और ये टिश्यू बायोप्सी से बेटर होता है। फिर अगर हम बात करें इसको हम लोग वहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे टिश्यू बायोप्सी करना मुश्किल है या रिस्की है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर पे बोन मेट्स जो होता है। तो इससे जो रहता है लिक्विड बायोप्सी से हम अर्ली रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रिकरेंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस की बात करें तो इसका जो है लिमिटेड सेंसिटिविटी होता है रिगार्डिंग लो शेडिंग ट्यूमर्स। तो जैसे RCC है, RCC में कम ट्यूमर्स निकलते हैं तो उसमें जो रहता है हम लोग यूज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जो फॉल्स पॉजिटिव जो रहता है कई बार आ सकता है, जैसे कि क्लोनल हिमेटोपोइसिस की वजह से जो रहता है कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ जा सकता है। फिर इसके लिए जो रहता है हमें सोफिस्टिकेटेड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है और कट ऑफ थ्रेशोल्ड है अभी भी इवॉल्व हो रहा है कि किस तरीके से यूज करना है। फिर अगर हम बात करें कि करंट जो टेस्ट अप्रूव्ड है तो उसमें सबसे पहले प्रोस्टेट में 3 टेस्ट हैं। पहला है PCA3 जो यूरिन टेस्ट है वो प्रोस्टेट में अप्रूव्ड है। दूसरा एक्सोडीएक्स इंटेली स्कोर और तीसरा है सेल सर्च CTC काउंट सेल सर्च। तो ये 3 टेस्ट प्रोस्टेट में है। ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर में भी 3 टेस्ट हैं, जिसकी में है पहला यूरोविजन, दूसरा NMP22, तीसरा है CX ब्लैडर। और जबकि RCC में कोई भी अप्रूव्ड नहीं है। फिर अगर हम बात करें फ्यूचर इसका तो इसमें जो रहता है अगर सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स में एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है सिंगल सेल सीक्वेंसिंग। तो सिंगल सेल सीक्वेंसिंग जो रहता है सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा है मिथाइलेशन सिग्नेचर। मिथाइलेशन सिग्नेचर जो रहता है अर्ली कैंसर डिटेक्ट कर सकता है। फिर तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम लिक्विड बायोप्सी के साथ यूज कर सकते हैं फॉर रिस्क प्रेडिक्शन। फिर अगला जो है हम लोग MPMRI और यूरिनरी एक्सोसोम बायोमार्कर्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन कर रहे हैं MPMRI विद यूरिनरी एक्सोसोम बायोमार्कर्स। फिर उसके बाद जो है सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA का यूज करते हैं मिनिमल रेजिडुअल डिजीज डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो रहता है ओवरऑल लिक्विड बायोप्सी के बारे में है।